हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 9th के लिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चन आंसर्स। और जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं वो है लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से, यानी कि जो एस चंद की बुक आपके पास है उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरी 51 से पहले क्वेश्चन 50 तक वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले आप वो वीडियोस देखिए, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, देन आफ्टर आप क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 अपन का क्या कह रहा है, वेट लिफ्टर इज लिफ्टिंग वेट ऑफ मास 200 kg। एक वेट लिफ्टर है जो कि वेट कर रहा है, वेट लिफ्ट कर रहा है, जिसका मास कितना है 200 kg। ठीक है भाई, मास गिवन है अपन को 200 kg। हमसे बोला गया अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर, यानी कि उसने 200 kg का मास लिफ्ट किया कितने तक, कब तक, अप टू हाइट 2 मीटर, यानी कि हाइट कितनी हो गई 2 मीटर। आगे बोल रहा है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, यानी जी आप लोग जानते हो जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है अर्थ की, उसकी वजह से जो बॉडी में एक्सीलरेशन होता है, बॉडी के अंदर स्पीड में चेंज होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द वेट। कितनी पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगा, तो आप अच्छे से जानते हो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको चाहिए एम जी और एच। अगर मैं मास की बात करूं तो मास कितना गिवन है आप लोग देख सकते हो, मास गिवन है 200 kg। जी की वैल्यू बात करूं तो जी की वैल्यू गिवन थी 9.8 मल्टीप्लाई बाई एच, यानी 2 मीटर तक उठाया है। सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 200 पहले कर लेता हूं तो हो जाएगा ये 400 मल्टीप्लाई बाई 9.8। 400 और 9.8 को मल्टीप्लाई करते हैं, 400 और 9.8 को मल्टीप्लाई किया तो अपन का आ गया 3920 जूल, यानी कि जो उस वेट लिफ्टर ने पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर की उस वेट को उठा के, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द वेट्स, यानी उस वेट ने जो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर की वो कितनी की 3920 जूल। क्लियर है। क्वेश्चन बी पार्ट में पूछा गया वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर ने कितना वर्क किया। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हुई है तो माना जाता है उतना ही वर्क किया गया होगा उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर हुई है 3920, तो वर्क भी कितना किया होगा 3920 जूल, यानी कि बी पार्ट का भी आंसर कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा सेम एज द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द वेट, यानी कि 3920 जूल। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। डिफाइन द टर्म वर्क, यानी वर्क टर्म को डिफाइन करना है। वर्क से आप क्या समझते हो, राइट द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन ऑन अ बॉडी व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें यह बताना है कि जब फोर्स एक्ट होता है किसी भी बॉडी पर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है तो फोर्स भी इसी तरफ लग रहा है, तो गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच अकर इन द फॉर्मूला। आप उसका फॉर्मूला बताइए और उसके अंदर जो भी टर्म यूज हुए उनको एक्सप्लेन करिए। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है क्वेश्चन। आंसर इसका देखते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। व्हेन अ बॉडी गेट डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट देन वी से दैट वर्क इज डन, यानी कि जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगती है और फोर्स लगने की वजह से मेरे भाई क्या हो, फोर्स लगने की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहेंगे यहां पर वर्क डन हुआ है। तो वही उन्होंने बोला है वर्क इज डन। आगे क्या बोला है, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आप लोगों को पता होगा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, यानी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर है। वेक्टर क्वांटिटी होती थी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नीडेड होते हैं। तो अपन का वर्क डन कैसा है, वर्क डन अपन का स्केलर क्वांटिटी। आगे इट हैज डायमेंशन सेम एज एनर्जी, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन, यानी कि अगर आप वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला है मेरे भाई वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और उन्होंने साथ में बोला था कि फॉर्मूले के अंदर जितने भी टर्म यूज हुए उनको भी एक्सप्लेन करो। ठीक है, W फॉर वर्क डन, F फॉर एक्सटर्नल फोर्स जो कि आपने अप्लाई की, एंड D फॉर द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फोर्स। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 51। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है 52।
क्वेश्चन नंबर 52, अ पर्सन ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स अ टावर ऑफ हाइट 72 मीटर। एक पर्सन है जिसका मास कितना है मेरे भाई 52 kg है। तो पहले तो मास नोट डाउन कर लेते, 50 kg है, 52 नहीं। मास कितना है मेरे भाई 50 kg, ठीक है। उस बंदे का मास कितना दिया हुआ है 50 kg, ठीक है। आगे क्या बोला है, क्लाइम्स अ टावर ऑफ हाइट 72 मीटर, यानी कि जिस टावर पे चढ़ रहा है उसकी हाइट कितनी है 72 मीटर, यानी कि अगर वो वहां तक चलता भी है तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा 72 मीटर, यानी हाइट कितनी दी हुई है मेरे भाई 72 मीटर। आगे बोला गया है कैलकुलेट द वर्क डन, बिल्कुल एज इट इज सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड है। एम दिया है, एच दिया है, वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब आप कहोगे सर फोर्स तो पता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, बिल्कुल सही सोच रहे हो। लेकिन एक बात बताओ मेरे भाई, आप लोगों को एक बात तो पता है कि अगर आपको वर्क डन नहीं पता तो आप पता कर लो कितनी एनर्जी है, वो भी तो वर्क डन की इक्वल होती है। तो यहाँ क्या कैलकुलेट हो सकता है, मास पता है, एच पता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली तो वही हमारा क्या होगा मेरे भाई वर्क डन के इक्वल। कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला नहीं पता तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, वर्क डन की। वर्क डन फिर कितना हो जाएगा mgh। तो यहाँ पुट कर देते हैं, m की वैल्यू 50 kg, g की वैल्यू 10 लगा देता हूँ, गिवन नहीं है। तो h की वैल्यू 72 मीटर, कितनी 72 मीटर। 50 इंटू 10 500, 500 मल्टीप्लाई बाई 72, ये आ जाएगा आपका 36,000 जूल, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाई 72 36,000 जूल। यानी कि जो उस पर्सन ने वर्क डन किया या जो वर्क किया वो कितना वर्क किया मेरे भाई, वो वर्क किया 36,000 जूल का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका है 35,280, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई कि मास एफ 50 kg लगाया। देखो दिक्कत क्या है कि इन्होंने जो जी की वैल्यू लगाई है 9.8 लगाई है, इसलिए इनका वेरी कर गया। हमने जी की वैल्यू क्या लगाई थी 10 लगाई थी, तो चूंकि वहां दी नहीं थी तो मैंने जी की वैल्यू 10 लगा दी। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप जी की वैल्यू, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सही बात है, वैसे जी की वैल्यू 9.8 ही लगानी चाहिए, चलो कोई नहीं, मैंने 10 लगा दिया था। तो 50 इंटू 10 लगा के आप 9.8 लगा लो, तो 50 इंटू 9.8 इंटू 72, तो आपका आएगा 35,270 जूल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। व्हेन डू वी से डेट, व्हेन डू वी से डेट वर्क इज डन, हम कब कहते हैं वर्क हुआ है। सिंपल, हमने फोर्स लगाई, उस फोर्स की वजह से क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, बॉडी डिस्प्लेस हो। अगर बॉडी डिस्प्लेस हुई तो हम कहेंगे वर्क हुआ है, नहीं हुई तो नहीं कहेंगे, ठीक है। राइट द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन बाय अ बॉडी इन मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी उस वर्क डन का एग्जांपल दो जब बॉडी मूव हो। वर्क डन बाय अ बॉडी इन मूविंग अप अगेंस्ट ग्रेविटी, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, यानी बॉडी मूव कर रही है अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी लगती है नीचे, बॉडी मूव कर रही है ऊपर, तो बताओ वर्क डन कितना होगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ओके। हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या कह रहा है कि एक बॉडी यहाँ पर है जिसका मास है m, वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी कहाँ है आपकी नीचे की तरफ, ग्रेविटी कहाँ लगेगी मेरे भाई नीचे की तरफ, और बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ। तो कितना फोर्स लगेगा बॉडी पर, जितना उस बॉडी का वेट होगा। आप ये तो जानते हो ना, अगर भारी चीज है तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और हल्की चीज है तो कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो किसी का वेट है उतनी तो फोर्स लगेगी, यानी इसका जितना वेट है, यानी इसका जितना वेट है आपको ऊपर की तरफ उतनी क्या लगानी पड़ेगी मेरे भाई, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वेट पता चल जाए हम बता देंगे फोर्स कितनी लगानी है, जितना वेट उतनी फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अगर बॉडी का मास m है तो वेट क्या होगा, हम सब जानते हैं वेट का फॉर्मूला क्या होता था, वेट इक्वल टू होता था मास इनटू जी। याद आया, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था, वेट इक्वल टू क्या था m इंटू जी। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वेट mg होगा तो फोर्स भी mg होगा, बिल्कुल सही। तो फोर्स की जगह आ गया mg। अब कोई बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है तो कुछ ना कुछ हाइट तक जाएगी, चाहे यहाँ तक जाए, चाहे यहाँ तक जाए, चाहे यहाँ तक जाए, कहीं भी जाए मेरे भाई, लेकिन कुछ ना कुछ हाइट पर जाएगी। तो जब हाइट पर जाएगी तो क्या बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कोई ना कोई हाइट होगी, यानी इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इतनी हाइट तक, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ इतनी हाइट तक। तो वर्क डन कितना आ गया mgh। तो वही पूछा था कि वर्क डन बताओ क्या होगा, और साथ में बोला है गिव द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच अकर इन इट, यानी कि इसमें जो जो सिंबल्स आए हैं ना उनका मीनिंग भी बताना है। तो बात कर लेते हैं, W फॉर वर्क डन, W फॉर वर्क डन सिंपल,
M फॉर मास, G फॉर एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सिलरेशन हो रहा है, एक्सिलरेशन हो रहा है मीनिंग बॉडी की जो स्पीड चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट से, वो कितनी हो रही है, वो G एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H इज द हाइट और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। 53 का ए पार्ट, इसका सॉल्यूशन होगा, देखो सॉल्यूशन कितना वर्क आया, mgh। क्लियर है? वैसे मैं इसको ना, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ना वहां से भी नोट कर सकते हो सीधा। तो अभी फोकस रखो समझने पे। तो पहले मैं आंसर इसीलिए दे देता हूं कि मान लो किसी बच्चे को सीधे क्वेश्चन आंसर चाहिए तो सीधा मेरी पीडीएफ को ले लेगा, और जिसको कॉन्सेप्ट समझना है तो मैं एक क्वेश्चन को अलग समझाता हूं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देता हूं। क्लियर है? तो आपकी चॉइस है, आप पहले मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लो चाहो तो, वरना फिर आप क्या कर सकते हो, सीधी पीडीएफ ले लो, वहां क्वेश्चन आंसर दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है ब्रो? ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी कि व्हाट हैपन टू द वर्क डन, यानी कि वर्क डन के साथ क्या होगा, या वर्क डन क्या होगा जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट राइट एंगल पे हो रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। अब याद आ रहा है कुछ कुछ? यानी कि मान लो ये बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है, ये बॉडी मूव कर रही है इधर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, लेकिन ये बोल रहा है फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। किस किस के बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो बोल रहा है कितना वर्क होगा, आप लोगों को वैसे याद आ गया होगा, वर्क होगा जीरो। वर्क क्या होगा मेरे भाई? जीरो, क्योंकि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, तो वर्क डन हमारा होता है जीरो। लेकिन फिर से कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सर थोड़ा सा प्रूफ कर देते तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, ये तो हमने याद कर रखा है कि वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन जीरो होता है। कोई फॉर्मूले बेस्ड पे भी हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो देख लो, हम सब जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या जानते हैं हम लोग? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिर्फ तब तक होता है जब तक फोर्स के लगाए हुए डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे फोर्स लगी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इधर, तो फॉर्मूला लगाओ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर आपने फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में नहीं हुआ, पैरेलल नहीं हुआ, किसी एक एंगल पे हुआ, जैसे आप सूटकेस को ऐसे लेके आ रहे हो, तो सूटकेस को ऐसे तो पकड़ के नहीं ला रहे हो ना, सूटकेस को ऐसे धक्का दे रहे हो, आप एक एंगल पे पकड़ो। ट्रॉली, कभी आप रेलवे स्टेशन या कहीं पे भी जाते हो फ्लाइट वगैरह के लिए, तो आप क्या करते हो, ट्रॉली को ऐसे पकड़ के जाते हो। तो ट्रॉली पकड़ के जाते हो तो ट्रॉली को ऐसे थोड़ी ना बैठ के बिल्कुल ऐसे सीधा खींचते हो, सीधा तो नहीं खींचते, एक एंगल पे खींचते हो। तो जब भी एंगल की बात आए तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा, पीछे लग जाता है कॉस थीटा। क्या लग जाता है मेरे भाई? कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी थीटा जो होता है वो एंगल होता है किस किस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो कॉस थीटा मैटर करता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे फॉर्मूला आपने बदल दिए, ऐसे कैसे आपने फॉर्मूला बदल दिया कि जब आपने चाहा कि भाई पैरेलल रहे तो आप कह रहे हो कि कॉस थीटा मत लगाओ, जब एंगल में रहे तो कॉस थीटा लगाओ। मेरे भाई तुम हर जगह कॉस थीटा लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन बताता हूं, आपने लगाया फोर्स इधर, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इधर, अगर फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है मेरे भाई? जीरो। मानते हो कि नहीं मानते हो? फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना? जीरो। और याद रखना, अब कॉस थीटा, थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? जीरो। तो कॉस थीटा की जगह आ जाएगा कॉस जीरो। मानते हो कि नहीं? और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो जैसे ही थीटा कितना होगा आपका, जैसा कि मैंने बोला कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो कॉस थीटा लगाने की जरूरत नहीं होती। वो जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि थीटा हो जाता है जीरो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस, और थीटा की वैल्यू कितनी आती है? जीरो। और जो कॉस जीरो होता है हमारा, जो कॉस जीरो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, फाइनल आंसर कितना आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बात बताओ मेरे भाई कि कॉस थीटा तो उसमें भी लगाया हमने, कॉस थीटा तो तब भी लगाया
जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन हम क्या करें, कॉस थीटा हमारा 1 बन गया। कॉस थीटा 1 क्यों बन गया, क्योंकि थीटा की जगह 0 आ गया। 0 क्यों आ गया, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में लगे थे, पैरेलल लगे थे, और जब भी दो चीज पैरेलल होती हैं तो एंगल 0 होता है। क्लियर है मेरे भाई या नहीं, क्रिस्टल क्लियर है? तो इतना तो समझ आ गया, कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के केस में कॉस थीटा 1 बन जाता है। लेकिन अब भाई बात जो इसने जो बात छेड़ी है वो बात ये नहीं छेड़ी पैरेलल ही रखना है, इसने तो 90 बना दिया। तो एंगल कितना हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 90। तो एक बात बताओ, आप रखोगे फिर से फॉर्मूला वर्क डन, फोर्स लगोगे F, डिस्प्लेसमेंट रखोगे D, कॉस। अब थीटा की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो तुम कॉस की जगह लगोगे कॉस 90। अब आप कहोगे सर कॉस 90 की वैल्यू हमें तो नहीं पता, तो भाई अभी के लिए जब आप क्लास 9th में हो तो इनकी वैल्यू याद कर लो। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो अभी आपको ये भाई याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे वहां थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। तो कॉस 0 1, कॉस 90 0। तो भैया कॉस 90 की जगह जब 0 रखोगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0, और हम जानते हैं किसी भी चीज का मल्टीप्लाई अगर 0 में हो गया तो भाई वो पूरा 0 बन जाता है। तो बिल्कुल ठीक, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहे जो हो हमें फर्क नहीं पड़ता, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0 मीन्स पूरा 0। तो वर्क डन कितना आ गया मेरे भाई 0 हो गया। प्रूफ वर्क डन 0, कोई दिक्कत? तो आपको थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मेरे भाई। अगर फिर भी समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम लोगों के लिए खुला हुआ है, उसमें अपने डाउट्स लिखो, क्वेरीज लिखो, प्रॉब्लम्स लिखो, सॉल्यूशन लिखो, सजेशंस लिखो, कुछ तो लिखो यार, पूरे कमेंट सेक्शन खाली पड़े रहते हैं, ठीक है? कुछ तो लिखो। 54 का ये पार्ट क्लियर है, ठीक है? इसका आंसर देता हूं, आप इसका आंसर यहां से लिख सकते हो। वर्क डन कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है? नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, वैसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? आगे बढ़े। 54 का बी पार्ट। अब फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, एक बॉडी है जिसपे फोर्स कितनी लग रही है 15 न्यूटन की, तो लिख लेते हैं पहले। फोर्स लग रही है मेरे भाई 15 न्यूटन की, ठीक है? एंड मूव इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, वो मूव करती है डिस्टेंस 4 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट बोला है 4 मीटर। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो रहा है ऐसा, ठीक है? हॉरिजॉन्टल सरफेस हो रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो गेम बदल दिया, फोर्स लगाई डिस्प्लेसमेंट लगाया, फोर्स लगाई डिस्प्लेसमेंट लगाया, लेकिन पैरेलल नहीं है, एक एंगल पे लगाया। साफ साफ बोल दिया ना, फोर्स लगी डिस्प्लेसमेंट लगी। अब आपसे पूछेगा वर्क डन, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पता है डिस्प्लेसमेंट पता है, लगा दो वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अभी क्या सिखाया आपको, अभी सिखाया कॉस थीटा लगाना जरूरी है। वो बात अलग है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, तो आपका कॉस थीटा 1 बन जाएगा। लेकिन मैं तो कहता हूं हर जगह लगाओ ना, 1 बन जाएगा तो साफ साफ दिख ही जाएगा। अगर नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। लो लगा दो कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द, थीटा इसको बोल रहा हूं मेरे भाई, कंफ्यूज मत होना, ये थीटा THET ये थीटा, ठीक है? कॉस COS थीटा, इसमें भी कंफ्यूज होता है बहुत, तो कोई कॉस थीटा क्या बोल लो, कॉस थीटा। और जो थीटा की जगह बदलेगी वो आएगा एंगल, जो भी एंगल होगा। तो देखते हैं कंडीशन क्या क्या बोली है। फोर्स है 15 न्यूटन लगा दी, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर लगा दिया। अब भैया कॉस थीटा यानी कॉस 60, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो सिर्फ F इंटू डी से काम नहीं चलेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आपको कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 जा 20, 200 मल्टीप्लाई कॉस 60। अब आप फिर से वही समस्या कि सर हमें क्या पता कॉस 60 क्या होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अब आपको कुछ वैल्यू वैसे याद होगी, कॉस 0 याद होगी 1, कॉस 90 क्या था 0, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसे भी याद रख लो। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरी 1/2, यानी जब भी आपको कॉस 60 दिखाई दे तो आप cos 60 की वैल्यू कितनी लगा सकते हो भाई 1/2। तो cos 60 कितना आ गया 1/2, तो 200 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 200 कट गया 100 टाइम्स, यानी मेरे भाई वर्क डन आ गया 100 जूल। कितना वर्क आ गया 100 जूल। बिल्कुल बात क्लियर है या नहीं है?
ठीक है, वैसे करते तो वर्क 200 जूल आता। ध्यान दे लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट लगाने की कोशिश करता, फोर्स थी 50, डिस्प्लेसमेंट था 4 मीटर, 4 इंटू 5 20, 200 जूल आता, लेकिन एक्चुअल में वर्क सिर्फ कितना है 100 जूल। तो वर्क का 100 जूल कैसे बदल गया 200 जूल से? आपके अकॉर्डिंग तो आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं मेरे भाई, एंगल पे भी फर्क पड़ता है कि आप कितने एंगल पे चीज को फोर्स लगा के डिस्प्लेस करा रहे हो, कितने एंगल पे फोर्स लगा के डिस्प्लेस करा रहे हो। आप ऐसे करा रहे हो वर्क कुछ और होगा, आप ऐसे कर रहे हो वर्क कुछ और होगा, आप ऐसे कर रहे हो वर्क कुछ और होगा, क्योंकि आपके एंगल्स बदलेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई या नहीं? हाँ या ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का बी पार्ट था, आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो। आंसर आपका आ गया 100 जूल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 का ए पार्ट, डिफाइन द टर्म एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? पहले भी वीडियोस में बहुत डिफाइन करते आ रहा हूं मैं, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो हम भी थोड़ा सा आंसर रिपीट कर देते हैं। एनर्जी किसी भी बॉडी की क्या होती है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यानी किसी बॉडी पर एनर्जी है, इट मीन्स वो वर्क कर सकती है। तो एबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी होती है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? सेम एज द वर्क, यानी कि जूल। सीधा इसका आंसर आप देख सकते हो। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू वर्क, इट कैपेसिटी टू वर्क, हाँ नॉर्मल भाई, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी था। एनर्जी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन ज्यादा एनर्जी ज्यादा, अमाउंट ऑफ वर्क डन कम एनर्जी कम, ऐसा यूनिट जूल। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? एनर्जी की वेरियस फॉर्म बतानी है। तो आपने अपने चैप्टर में एनर्जी की वेरियस फॉर्म कौन सी पढ़ी है? मैकेनिकल एनर्जी पढ़ी है आपने। मैकेनिकल एनर्जी, द टोटल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी एंड डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यानी जो टोटल एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी के 2 एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों को पता ही है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। काइनेटिक इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स स्पीड, ये पॉइंट याद रखना है, ड्यू टू इट्स स्पीड। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन की वजह से किसी हाइट पर रखी हुई है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप की होती है, एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इक्वल होता है मैकेनिकल एनर्जी के। तो जो आपने पढ़ा था ना लॉ ऑफ एनर्जी, तो वो यही था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी ना तो बन सकती ना डिस्ट्रॉय हो सकती। वो मैकेनिकल एनर्जी की ही बात करते थे। किसकी बात करते थे मेरे भाई? मैकेनिकल एनर्जी की, कि भैया मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। हो सकता है काइनेटिक कम हो रही हो, पोटेंशियल बढ़ रही हो सकता है पोटेंशियल कम हो रही हो, काइनेटिक बढ़ रही हो, लेकिन आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो बिल्कुल का बिल्कुल कांस्टेंट ही रहेगी। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 बॉडीज हैविंग इक्वल मासेस आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ v एंड 2v। 2 बॉडी हैं, एक मान ली मैंने m1, एक मान ली m2। यूनिफॉर्म स्पीड उनकी क्या क्या? एक की v है, एक की 2v है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी एक बॉडी m1 वेलोसिटी v, एक बॉडी m2, बॉडी का इक्वल मासेस है तो कोई बात नहीं, इसको m ही लिख दो, सीधा सीधा क्या लिख दो, क्योंकि इक्वल मास है तो 1 और 2 मत लगाओ। ठीक है, आगे की बात। अब क्या बोला है? बॉडी, दोनों बॉडी का इक्वल मास है, m ले लिया, वेलोसिटी एक की v है, एक की 2v है। ठीक है, रेशियो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, पहले काइनेटिक एनर्जी तो निकाल लें। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी फॉलो था हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास एम वी स्क्वायर। ठीक है भाई, इसकी निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या है? 2v, तो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1/2 मल्टीप्लाई बाई m4v स्क्वायर। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी m2mv स्क्वायर। कितनी आ गई मेरे भाई? 2mv स्क्वायर। देखो 2 मल्टीप्लाई m और v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। अब इनका पूछा रेशियो, रेशियो निकाल दो। पहली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv स्क्वायर। रेशियो निकालना है, यानी कि डिवाइड कर देता हूँ किससे? 2mv स्क्वायर से, 2mv स्क्वायर से, mv स्क्वायर से mv स्क्वायर कट गया, 1/2 कितना होगा? तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, यानी कि 1/4। तो इन दोनों का जो रेशियो आ जाएगा मेरे भाई वो आ जाएगा 1/4। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 1/4। अगर इसका आंसर नोट डाउन करना हो यहाँ से कर लो सीधा। देखो मास दिया हुआ था m, वेलोसिटी थी v, ऑब्जेक्ट टू वेलोसिटी 2v, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2, हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 आ गई हाफ mv स्क्वायर। सॉल्व किया, रेशियो आ गया 1/4। क्लियर है?
किसी भी तरह कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 55 तक ही है। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 56 से। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट हो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 56 से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।